हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ एडटेक चैनल। आज है 8th ऑफ जुलाई और हमारी क्लास है डेली कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड करंट अफेयर्स की। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम कवर करते हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो न्यूज़पेपर्स है उनके आर्टिकल्स, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, एंड साथ ही में हम पॉपुलर वेबसाइट्स को भी कवर करते हैं, डाउन टू अर्थ, पीआईबी। इनके अलावा बहुत सारी ऐसे मिनिस्ट्रीज है जहाँ से हमें काफ़ी डेटा मिल जाता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है हम इसे कलेक्ट करते हैं और एक कंसाइज वे में आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। आई होप ये आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की क्लास आज शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में जो आपको एक टास्क दिया था करने के लिए, एक छोटा सा होमवर्क दिया था, उसे हम कवर करेंगे। उसके बाद माउंट एटना, हेपेटाइटिस, चंद्रवल्ली केव, चांग E6, और हाल ही में हुए इलेक्शंस में जो सिलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट, वो जोरावर टैंक, रथ यात्रा और ब्लड ग्रुप्स को हम स्टडी करेंगे इन डेप्थ। ये सारी न्यूज जो है वो आपके लिए काफी शॉर्ट रहेगी, संक्षिप्त रहेगी, दो दो तीन तीन लाइन में रहेगी। बट जो ब्लड ग्रुप वाली क्लास है, जो सेक्शन है ब्लड ग्रुप का, वो काफी इन डेप्थ हम लोग इसको आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बता दूं मैं साथ ही में कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप हिंदी में भी काफ़ी चीज़ें कवर करिए। तो मेरी पूरी पूरी कोशिश है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके मैं उतनी हिंदी यूज़ करूँ, उतने हिंदी शब्दों का प्रयोग करूँ। बट देखिए, आपको भी थोड़ी मेहनत मेरे साथ साथ करनी होगी, एंड आई नो यू कैन डू इट। ठीक है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं हिंदी सीखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि नए नए हिंदी के वर्ड सीखूं, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाऊं, तो क्यों ना थोड़ी कोशिश आप भी करें कि जो इंग्लिश वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, और अगर आपको वो चैलेंजिंग लग रहे हैं, तो आप भी फाइंड आउट करने की कोशिश करिए उनकी क्या मीनिंग है। अगर आपको नहीं मिल रहा, आप फिर भी नहीं समझ पा रहे, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप सीखिए, थोड़ा मैं भी सीखूंगी आपके साथ साथ। इस तरीके से हम दोनों ही नैया पार लगा लेंगे। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है, कि आपको सॉल्व करना था। दो कंट्रीज दी थी, कजाकिस्तान और बेलारूस। आपको कहा गया था आपको उसकी मेजर रिवर्स, मेजर लैंडफॉर्म्स और बाउंड्रीज आपको बतानी थी। सो लेट अस स्टार्ट। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या हमें फॉर्मेट यूज करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। तो बाउंड्रीज की अगर बात करें तो नोटिस करिए, कजाकिस्तान की बाउंड्री इतनी बड़ी किसके साथ है, यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी बाउंड्री है रशिया के साथ में। ठीक है, कजाकिस्तान की इतनी बड़ी बाउंड्री है रशिया के साथ। वाई आई एम सेइंग यू टू ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ चुका है, देखिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। यूपीएससी सीएससी 2024 जो 16 जुलाई को 16 जून को कंडक्ट की गई थी, उसी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शंस में दो दो कंट्रीज को कंपेयर किया था और बोला गया था किन दो कंट्रीज के बीच में मैक्सिमम इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, तो देखिए एक ऑप्शन ये भी था कजाकिस्तान और रशिया का, और काफी लोगों को, काफी स्टूडेंट्स को एक्सक्यूज मी, ये डाउट भी रहा था कि शायद यही राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा नॉर्थ और ऑलमोस्ट काफी हद तक ईस्ट को भी रशिया कवर कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं, थोड़ा जब हम नीचे आते हैं तो चाइना के साथ इसकी बाउंड्री है। चाइना से आगे बढ़ते हैं, किससे बाउंड्री मिल रही है, किर्गिस्तान से। बाउंड्री किससे मिली है हमें, किर्गिस्तान से। किर्गिस्तान के आगे जाते ही आ जाता है उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान भी इसकी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और टुवर्ड्स द वेस्ट जब हम पूरी तरीके से कजाकिस्तान के वेस्ट में देखते हैं तो यहाँ पर है कैस्पियन सी। क्या है, कैस्पियन सी, यानी कि एक वाटर बॉडी है टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है,
इस पिक्चर को आप थोड़ा माइंड में रखिए। जब आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये एग्जाम में चैलेंजिंग नहीं लगता। विद इन 30 सेकेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया सारी बाउंड्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो चीज मैंने आपसे पूछी थी, मैंने कहा था आपको मुझे बताना है कि कौन सी मेजर, यू हैव टू टेल मी विच आर द मेजर रिवर्स ऑफ कजाकिस्तान। तो जो सबसे बड़ी रिवर है वो है सिर दरिया। कौन सी है रिवर? सिर दरिया। सबसे बड़ी रिवर, जो मेजर रिवर जो है वो है सिर दरिया। तो इसके ओरिजिन अगर मैं आपसे बताऊं तो ये स्टार्ट होती है पामीर नॉट से। कहाँ से स्टार्ट होती है? पामीर नॉट। और ये एंड होती है अराल सी पे। ठीक है, कहाँ पे जाती है ये? अराल सी में जाती है। ठीक है, पामीर नॉट से शुरू हुई, कजाकिस्तान में जाती हुई अराल सी में इसका एंड होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और रिवर आपको यहाँ पर कजाकिस्तान में अगर आपको पता होना चाहिए तो वो है कि इर्तिस रिवर जो है, इर्तिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर इसलिए है क्योंकि ये ट्रिब्यूटरी है ओब नदी की। रशिया की प्रमुख नदियों में से एक है ओब नदी, उसकी ट्रिब्यूटरी है इर्तिश। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक अच्छा जो बड़ा माउंटेन फीचर है वो है तियान शान रेंज। ठीक है, तियान शान रेंज क्या सिर्फ कजाकिस्तान में है? नो, इट इज लोकेटेड चाइना, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। ये पूरा एरिया जो है ये कवर करता है तियान शान। तो इन 3 कंट्रीज में ये रेंज जो है वो स्प्रेड हुई है। ठीक है, इसके अलावा कोई नोटेबल चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है उर्स उर्द प्लेट्यू। क्या है? उर्स उर्द प्लेट्यू। मैंने कैपिटल में लिखा है सो दैट यू आर एबल टू रीड इट प्रॉपरली। थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है इसका। उर्स उर्द प्लेट्यू है, ये कजाकिस्तान में है। ठीक है, कोई और अगर चीज इसमें आपको स्टडी करनी है वो है मांगश्याल पेनिनसुला। ठीक है, ये जो पेनिनसुला है कैस्पियन सी की तरफ है, ये आपको पता होना चाहिए। लेक्स में अब तक तो सिर्फ एक ही है, लेक बलकाश, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा काफी सारी छोटी छोटी लेक्स है, तो उनको आप एक बार रीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उनको सभी को मेमोराइज करना है। तो इस तरीके से अगर आप एट द एंड ऑफ योर बुक, जो मैंने आपको अल्टीमेट डेटा बुक कहा था, अगर आप उसके एंड में डेली अगर आप 1 या 2 कंट्रीज को कवर कर रहे हो, 15 मिनट का आपका समय लगता है, तो आपकी एग्जाम आने तक में काफी सारी कंट्रीज जो है आप कवर कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो मैंने दिया था, बेलारूस। तो बेलारूस के लिए हमें बताना था इसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं। सो लेट्स सी। ईस्ट में तो है रशिया, we have Latvia, then we have Lithuania, and towards the west we have Poland. Towards the south entirely we have Ukraine. बेलारूस एक छोटा सा देश है, वैसे कभी ज्यादा चर्चा में रहा नहीं है, बट हाल ही में 2 कारणों की वजह से काफी ज्यादा ये चर्चा में रहा है। सबसे पहला कारण है कि एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये रिसेंटली हुई समिट में, जो समिट अभी इस थर्सडे को ही पूरी हुई है, उसमें इज ए 10th मेंबर ऑफ एससीओ चुना गया है। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इसमें बेलारूस ने काफी हद तक रशिया को सपोर्ट किया है। इसके अलावा ऐसी कोई मेजर न्यूज बेलारूस की तरफ से कभी चर्चा में रही नहीं है। आप देख सकते हैं कोई मेजर लैंडफॉर्म्स या काफी ज्यादा बड़ी नदियां या लेक भी इसमें ऐसे नहीं है जो हम स्टडी करें डिटेल में। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसकी बाउंड्रीज कवर करनी है। आगे बढ़ते हैं। जो ये नेक्स्ट न्यूज है ये है माउंट एटना के बारे में। माउंट एटना एक एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव से यहाँ पे तात्पर्य है कि ये अभी भी जो वोल्केनो है ये काफी टाइम इरप्ट होता है। ठीक है, रिसेंट पास्ट में भी ये ऑब्जर्व किया गया है कि अब तक अगर इसके इरप्शंस को नोट करें तो ये 200 बार इरप्ट हो चुका है।
तो क्वेश्चन है माउंट इटना कहाँ पर स्थित है? तो इटली के सिसिली में ईस्ट कोस्ट पर, ठीक है, इटली की एक सिटी है सिसिली, उसके ईस्ट कोस्ट पर माउंट इटना स्थित है। किस तरह का वॉल्केनो है? ये है एक स्ट्रेटो वॉल्केनो। इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको ये सारी चीजें शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि इनमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेट अस चेक। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ठीक है, सीधे सीधे आपको वोल्केनोस दिया है, आपको कंट्रीज से मैच करना है। तो अभी हमने देखा माउंट इटना कहाँ पे है, इटली, सी ऑप्शन। बाकी सारे मैंने अभी आपको नहीं करवाए हैं, बट शॉर्टली, क्योंकि ये सब फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते हैं, तो हम धीरे धीरे इन्हें जरूर कवर करेंगे। बट टिल देन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने लेवल पर भी एक बार सर्च करें और मुझे कमेंट में जल्दी से बताएं कि ये सारे वोल्केनोस जो है वो कहाँ स्थित है, क्विकली। ऑल राइट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट यू कैन सॉल्व इट लेटर ऑन। वी विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हमें आज बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जहां पे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है वो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा दूं। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक आर्टिकल आया है हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड। आर्टिकल में ये बोला है कि वैक्सीनेशन विल बी कॉस्ट इफेक्टिव इन केरला, ऐसा एक स्टडी ने बताया है, ठीक है। तो हम इसको पहले थोड़ा समझते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए, किसी भी अगर डिजीज में लास्ट में ये शब्द आ रहा है आइटिस, सो इट मीन्स इन्फ्लेमेशन, इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। किसी भी जगह पर अगर हैप शब्द आ रहा है, हेपेटिक वेन, हेपेटिक इन्फेक्शन, एनीथिंग रिलेटेड टू हेपेटाइटिस, तो बात हो रही है लीवर की। किसकी बात हो रही है? लीवर। तो अब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए हेपेटाइटिस, तो इसका क्या अर्थ है? बहुत ही सिंपल सा अर्थ है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। आम भाषा में कई बार डॉक्टर्स कह देते हैं सूजन आ गई है लीवर में, ठीक है, तो ये कहा जाता है। सिम्टम्स क्या होंगे इसके? हेपेटाइटिस के कॉमन सिम्टम्स जो देखे जाते हैं वो होते हैं जॉन्डिस, वॉमिटिंग एंड डायरिया, ठीक है, ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं। मैम जॉन्डिस तो एक डिजीज है, डॉक्टर ने कहा था तुम्हें जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है। डॉक्टर आपको आम भाषा में समझाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया हेपेटाइटिस हो गया है तो आप परेशान हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। बेसिकली जॉन्डिस जो है वो एक बीमारी का सिम्टम होता है, वो बताता है कि बॉडी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, वो खुद एक बीमारी नहीं है, वो एक बीमारी का सिम्टम है। क्या होता है जॉन्डिस में? आपका जो स्क्लेरा कहा जाता है, आंखों में जो स्क्लेरा, जो ये सफेद पोर्शन है वो आपका पीला पड़ जाता है, जो नाखून है वो पीले दिखने लगते हैं, होठ जो है वो पीले होते हैं, और स्किन जो है वो काफी डल हो जाती है, पेल हो जाती है, ठीक है। अब जो चीज हमें स्टडी करनी है कि हेपेटाइटिस के कारण क्या है, तो देखा जाए तो काफी सारे कॉजेज होते हैं, इसके काफी ज्यादा रीजंस होते हैं। कुछ अगर मैं उसको मेंशन करूँ तो एक्सेसिव अल्कोहल, ठीक है, ज्यादा शराब पीने से हो सकता है हेपेटाइटिस, लीवर पे असर पड़ता है शराब से। कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई हो लीवर को, तब ये पॉसिबिलिटी है। या फिर हमें इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ हो कहीं से, किसी और चीज से, इन्फेक्टेड सिरिंजेस यूज करने से, ये कारण हो सकते हैं। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं कि वायरस के थ्रू जो हेपेटाइटिस स्प्रेड होते हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, सो लेट अस स्टडी देम इन वेरी ब्रीफ, ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में इसे नहीं कवर कर रही। तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी एंड ई, क्लियर? ये तो सभी को पता है, ए बी सी डी ई 5 प्रकार के हैं। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो सबसे पहले ए और ई, ए और ई कैसे फैलता है? ए और ई दोनों इन्फेक्टेड फूड से फैलता है। क्या ये प्रिवेंटेबल है? इज इट प्रिवेंटेबल? हम बच सकते हैं इससे? डेफिनेटली। इन्फेक्टेड फूड से फैल रहा है ना, मत खाइए इन्फेक्टेड फूड। कैसे पता चलता है फूड इन्फेक्टेड है या नहीं?
अब आप ओपन जगह पे जहां पर खुले में फूड को ढका नहीं गया है, ऐसे ही उस पे मक्खियां घूम रही है, मच्छर घूम रहे हैं, अगर ऐसा फूड आप खा लेते हैं तो डेफिनेटली ये नहीं तो कोई ना कोई बीमारी हो ही जाएगी। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप हाइजीनिक एरिया में फूड खाएं, साफ सुथरी जगह पे पका हुआ फूड खाएं, बर्तन धुले हुए हो ऐसी जगह पर अपना खाना खाएं। ठीक है, इन चीजों से बचा जा सकता है। इन केस हेपेटाइटिस ए या ई हो जाता है तो इनकी दवाइयां भी उपलब्ध है। दवाइयों में बस जो सिम्टम्स होते हैं उसका इलाज किया जाता है। इन केस आपको डायरिया है तो डायरिया का इलाज होगा, अगर वॉमिटिंग है तो उसका इलाज होगा। ठीक है, देन कमिंग टू हेपेटाइटिस बी एंड सी, लुक दीज आर बोथ ब्लड बॉर्न, दोनों क्या है, ब्लड बॉर्न है। इसका ये तात्पर्य है कि दोनों ब्लड के थ्रू स्प्रेड होती है। व्हाट डज दैट मीन? मान लीजिए कि किसी पर्सन को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है, उसने जाकर ब्लड डोनेट कर दिया और उसी का डोनेट किया हुआ ब्लड हमने किसी और को चढ़ा दिया, तो ऐसे में जो रिसीवर है, जो रेसिपिएंट है, उन्हें भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर? ये दोनों कंडीशंस हेपेटाइटिस बी एंड सी जो है इन्फेक्टेड सिरिंज यूज करने से भी हो सकती है। अगर किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर या नर्स ने एक पेशेंट को सुई लगाकर, एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाकर नीडल को डिस्पोज नहीं किया और उसी से दूसरे पेशेंट को भी लगा दिया, तो भी चांसेस है कि ये स्प्रेड हो सकता है। अब आते हैं हेपेटाइटिस डी पे। तो एक बात बहुत जो ध्यान में रखने लायक है वो ये है कि हेपेटाइटिस बी हर किसी को नहीं होता। ये सिर्फ उन लोगों में देखा गया है जिन्हें पहले से ही हेपेटाइटिस बी है। समझ रहे हो? हर किसी को नहीं होने वाला है, सिर्फ उनको होगा जिन्हें ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है। और उसमें भी सारे हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को नहीं होता, सिर्फ उनमें से 5% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हेपेटाइटिस बी के साथ हेपेटाइटिस डी भी हो जाता है। ऑलराइट, तो अब आगे चलते हैं कि इनकी वैक्सीन अवेलेबल है, तो नोट करिए कि हाँ वैक्सीन अवेलेबल है, सिर्फ हेपेटाइटिस सी है जिसकी कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है और इस पर रिसर्च चल रही है। क्लियर? सिर्फ हेपेटाइटिस सी है जिसकी वैक्सीन नहीं है। ऑलराइट, आई होप सभी इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। हेपेटाइटिस के बारे में जानने लायक चीजें केवल इतनी ही थी अभी के लिए। अब एक चीज समझिए, हेपेटाइटिस डी के लिए आपको अलग से कोई वैक्सीन नहीं देनी। मैं अलग से नहीं लगाऊंगी कि ये हेपेटाइटिस डी की वैक्सीन है। इन केस आपने किसी को बी की लगा दी तो इसका मतलब है कि अब उसको हेपेटाइटिस बी नहीं होगा, और बी नहीं होगा ना तो डी भी नहीं हो सकता। ठीक है, बी नहीं होगा तो डी भी नहीं हो सकता, तो अगर आपने बी की वैक्सीन लगा दी है तो उससे हेपेटाइटिस डी भी नहीं होगा। क्लियर? आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए आप इससे रिलेटेड, मुझे इसका आंसर भी बताइए। यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, मैं इसका हिंदी में भी अनुवाद कर दूंगी, एक बार आप रीड करिए और जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा इनमें से, कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन जो दिया है वो ये है कि हेपेटाइटिस बी है वो भी एचआईवी की तरह ही स्प्रेड होता है। दूसरा ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी की तरह हेपेटाइटिस बी की भी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, नॉट है। तीसरा ऑप्शन है कि दुनिया भर में हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेपेटाइटिस सी की तुलना में कई कई अधिक है। ऑप्शन डी ये कहता है कि कुछ ऐसे हेपेटाइटिस बी और सी के वायरसेस होते हैं जो पेशेंट में काफी समय तक, काफी सालों तक, मेनी इयर्स, कोई सिम्टम नहीं दिखाता, उसके कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। क्विक। ऑलराइट, आई होप सभी के कमेंट आ चुके हैं, और अगर कोई कमेंट कर रहा है, आंसर दे रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी का ही है, 2013 का। पूछा गया है आपसे इनमें से कौन सी बीमारियां है
जो टैटूइंग की वजह से फैलती है। टैटूइंग से यहाँ पे मतलब है कि इन्फेक्टेड सिरिंज की वजह से फैलती है। इनमें से कौन सी है बताइए? ऑप्शंस है चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, एड्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा एक बार, कौन सी है जो टैटूइंग की वजह से फैलती है? कमेंट करिए आपके आंसर्स। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। हाल ही में चांग E6, क्या है? चांग E6, ये एक मून मिशन था। क्या था? मून मिशन। किसका है मून मिशन? ये था चाइना का। मैं था क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चांग E6 जो है वो भेजा गया था मून के फार साइड पे। फार साइड का अर्थ क्या है? दिस इज अवर अर्थ, हमारी धरती, ये मून है। तो ये जो साइड है ये मून का नियर साइड कहेगा कि अर्थ के सामने जो हमें दिख रहा है वो साइड है, और जो ये है हम इसे कहेंगे फार साइड, कि जो अर्थ से दिखाई नहीं देता हमें, दैट इज द फार साइड। तो इस फार साइड पे जो है चाइना ने चांग E6 को भेजा था। किस लिए भेजा था? सैंपल रिटर्न के लिए भेजा था उसे। इसलिए सैंपल रिटर्न के लिए। वहां से ये एक कैनिस्टर में आप देख सकते हैं, ये एक कैनिस्टर है। इसको आप मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है? एक बॉक्स में मून की धरती से, चंद्रमा की धरती से, उसकी सतह से कुछ उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए हैं, कुछ पत्थरों के, मिट्टी के, और वो उन्होंने वापस भेजे हैं। ये कैनिस्टर जब है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका था, और इसने जो लैंडिंग है अपनी वो की है मंगोलिया के एक रिमोट एरिया में। वहां से चाइना की गवर्नमेंट ने इसे रिसीव कर लिया है, और अब ये इन सैंपल्स का रिसर्च कर रही है। आगे इन्हें पता चलेगा कि चंद्रमा पर जो मिट्टी है, जो स्टोन्स है, रॉक्स है, उसका कंटेंट क्या है। ठीक है? इसके साथ ही हमें ये जानना है क्या ये फर्स्ट मिशन है? देन नो, देयर वाज प्रीवियस टू दिस देयर वाज चांग E4। ये 2019 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद आया था 5, जिसमें ये भेजा गया था मून के नियर साइड पे। ठीक है? और अब जो 6 में भेजा गया है वो भेजा था उन्होंने फार साइड पे। ठीक है? इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है इलेक्शंस का दौर चल रहा है। काफी सारी कंट्रीज है जहां पर इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, कहीं पे प्रेसिडेंट के, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर के। तो उन्हीं में से हम दो इलेक्शंस की चर्चा करने वाले हैं। सो ईरान में अभी ही एक नेता जो है वो इलेक्ट हुए हैं, मसूद पेजेश्कियान। थोड़ा डिफिकल्ट है नाम प्रोनाउंस करना, मसूद पेजेश्कियान। ठीक है? तो कहा जाता है कि ये काफी ही उदारवादी, सुधारवादी नेता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने हिजब विरोध का समर्थन किया था, हिजब प्रोटेस्ट को इन्होंने बहुत अच्छे वे में सपोर्ट किया था, तो वी एक्सपेक्ट कि जल्द ही इनके नेतृत्व में ये देखा जाएगा कि ईरान में औरतों की जो दशा है वो सुधरेगी। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे कि हिजब विरोधियों का they were brutally murdered actually in the protest. So we are expecting, ये पूरी उम्मीद है, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होता है, but let's hope for the best. So he is the new elected president of Iran. ब्रिटेन में भी इलेक्शंस हुए हैं जहां पे ऋषि सुनाक तो जीत गए हैं, मगर उनकी पार्टी जो है वो बुरी तरह से हार गई। तो अब जो वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो है कीर स्टारमर। एस कैपिटल रहेगा। कौन बने हैं? कीर स्टारमर। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये जो न्यूज है वो है एक जोरावर टैंक के बारे में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ इसी को आपको कवर नहीं करना, आपको जितनी भी और भारत की टैंक्स है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाल ही में सूरत के हजीरा में
डीआरडीओ ने अनवील किया है अपना एक नया डिजाइन किया हुआ लाइट वेट टैंक, जिसे इन्होंने नाम दिया है जोरावर टैंक। क्या नाम दिया है? जोरावर टैंक। और ये नाम दिया गया है डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पे, टू ऑनर हिम। ओके, अब ये टैंक क्या है, किसने बनाया है, थोड़ा हम वो समझते हैं। तो डीआरडीओ एंड L&T, लार्सन एंड टूब्रो, डीआरडीओ और लार्सन टूब्रो ने मिलकर इस टैंक को डिजाइन किया है। इनकी डिजाइनिंग में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है। इंजन जो है इस टैंक का वो हमने अमेरिका से इंपोर्ट किया है। अमेरिका से पहले हम इसे जर्मनी से मंगवाने वाले थे, बट क्योंकि जर्मनी की क्लियरेंस प्रोसेसेस जो है वो काफी लंबे होते हैं और इस वजह से हमारे प्रोजेक्ट में काफी डिले हो रहा था। तो ये डिसाइड किया गया कि जर्मनी को कैंसिल करते हुए हमने अमेरिका को इसके लिए प्रेफरेंस दी। डीआरडीओ के हेड का ये कहना है कि जो ये टैंक है इसे बनाने में उन्हें केवल 2 साल का समय लगा है। केवल 2 साल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर टैंक को बनाने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। सो 2 years इज अ प्रिटी गुड टाइम। उनका ये भी कहना है कि 2027 तक इंडियन आर्मी में हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। जोरावर टैंक जो है इन्हें हम तैनात करने वाले हैं LAC पर, यानी कि चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर है वहां पर। लाइट वेट होने की वजह से इसका जो प्रिसीजन है वो पहाड़ी इलाकों में काफी अच्छा है। तो इसे जो डिजाइन किया गया है इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि पहाड़ी इलाकों में ये बहुत अच्छे से मूव कर सके और जो हमारा टारगेट है उसे अचीव कर सके। ये भी कहा जाता है कि जो इंडियन कैरियर प्लेन्स है C-15 और C-17, उसमें एक समय पर इस तरह के 2 टैंक्स एक साथ जा सकते हैं। सो विच इज वेरी गुड, क्योंकि हमने काफी सारे ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं जहां पर टैंक तो अवेलेबल होते हैं बट उनको वहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लाइट वेट होने की जगह से हम एक साथ 2 टैंक्स को ले जा सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि इसको डिजाइन करने में स्टाफ के लिए अर्गोनॉमी का भी ध्यान रखा गया है। अर्गोनॉमी मीन्स द डिजाइनिंग दैट सूट्स योर पोस्चर। ठीक है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो सारे डिजाइन्स बनाए गए हैं कि अंदर जो भी बैठ के उसे चला रहे हैं, जितने भी मेंबर्स बैठे हैं आर्मी के, वो सब कंफर्टेबल रहे, अर्गोनॉमिकली सुटेबल पोजीशन रहे उनकी। ऑलराइट, एक और बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, ये जो जनरली ऐसा देखा गया है टैंक्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, हैवी वेट, मीडियम वेट और लाइट वेट टैंक्स होते हैं। ऑलराइट, अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस इनके हो सकते हैं ऑप्रेसिव, यानी कि किसी को दबाना। नेक्स्ट हो सकता है प्रोटेक्शन, कि हम खुद को डिफेंड कर रहे हैं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। और बोथ, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, बोथ भी हो सकता है कि दोनों फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये जो जोरावर टैंक है, ठीक है, ये लाइट वेट है और इसके फंक्शंस में भी बोथ है, दोनों फंक्शंस के लिए ये बनाया गया है। क्लियर? तो आई थिंक दिस इज कवर्ड। मूविंग ऑन फर्दर, रथ यात्रा। हाल ही में रथ यात्रा हुई थी 7 जुलाई को, बट जो 7 जुलाई डेट है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, तो हम इसे फॉलो नहीं करते। रथ यात्रा जो है वो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाई जाती है। तो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय को। कब करते हैं? द्वितीय को। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय को ये त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, इसको आप एक बार समझिए कि मैं आपको ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रही, इसका रिलेशन जो है वो आर्ट एंड कल्चर से है। ठीक है, तो मैं उस पॉइंट पर भी धीरे धीरे आ रही हूँ। इट इज नॉट अ रिलीजियस टॉपिक, इट इज रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, कई बार हिंदी महीनों के नाम में भी ये पूछा जाता है कि कौन सा त्योहार कब आया था। अब आप इस बात को समझिए, रथ यात्रा, तो ये एक्चुअली में होता क्या है? रथ तो आप समझते हो एक चैरियट होता है,
और यात्रा यानी उस चैरियट पे किसी भी भगवान की मूर्ति को बिठाकर उन्हें नगर के दर्शन कराए जाते हैं। दर्शन इसलिए कराते हैं कि हम चाहते हैं कि भगवान स्वयं आके देखे जनता का सुख दुख, उस नगरी में जो उनके जितने भी भक्त हैं उनका सुख दुख भगवान स्वयं देखे। ठीक है। अब ये रथ यात्रा जो है ये केवल इंडिया में प्रसिद्ध नहीं है, नेपाल और श्रीलंका में भी मनाई जाती है। ठीक है। बट अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है रथ यात्रा ऑफ पुरी, यानी कि पुरी, उड़ीसा के पुरी में जो रथ यात्रा होती है किसकी होती है? तो जग के नाथ जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। साथ ही में बिठाया जाता है उनके भाई बलभद्र को, और उनके साथ बिठाया जाता है उनकी बहन सुभद्रा को। ठीक है। उन सभी को एक लकड़ी के चैरियट में, लकड़ी से बने हुए चैरियट में बिठाया जाता है और पूरे नगर के दर्शन कराए जाते हैं। ध्यान रहे कि ये जो चैरियट होता है, ये जो रथ होता है, ये पूरी तरीके से लकड़ी का बना होता है। पर ऐसा नहीं है कि हम हर साल एक नया रथ बनाते हैं। एक रथ को यूज किया जाता है लगभग 9 से 10 बार। ठीक है। उसे रिफर्बिश किया जाता है, 9 से 10 साल तक हम इसे यूज करते हैं, उसके बाद हम इस रथ को रिप्लेस कर देते हैं। अब एक चीज ध्यान रहे कि ये भगवान जगन्नाथ है कौन? तो ये है विष्णु का ही एक अवतार। अब अगर हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो उनके सबसे बड़े हथियार की तो पूजा अवश्य होगी। बात तो सही है ना? तो हम इस रथ में सिर्फ इन 3 मूर्तियों को नहीं रखते, साथ ही में सुदर्शन चक्र की भी पूजा की जाती है। तो जैसा कि आज के ही न्यूज़पेपर में आया था कि कल रथ यात्रा जो है वो काफी अच्छी रही, सक्सेसफुल रही। अब आज मंदिर के बाहर ही पूजा होने वाली है इन सभी की। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बनाया किसने था इस मंदिर को। तो ये जो रथ यात्रा है, जो जगन्नाथ पुरी का मंदिर है, ठीक है, ये पुरी में लोकेटेड है, उड़ीसा में। और ऐसा कहा गया है कि अभी का जो प्रेजेंट फॉर्म है उसके बारे में हमें ये पता है कि वो 10th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। कब बनाया गया था? 10th सेंचुरी के आसपास। और ये भी कहा गया है कि इन्हें बनाने वाले जो है वो है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के पहले राजा, जो है किंग अनंत वर्मन चोड़गंगा देव। ठीक है। उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करवाया था, बट वो पहले नहीं थे इन्हें कंस्ट्रक्ट करवाने वाले, उन्होंने इसे रीबिल्ड किया था। क्या किया था? रीबिल्ड। यानी कि मंदिर पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था, इन्होंने इसे रीबिल्ड किया है। ठीक है। अब हम थोड़ा मंदिर की बात कर रहे हैं तो हम इसका आर्किटेक्चर समझेंगे। ये होगा हमारे आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक। ओके। तो जब हम मंदिर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मंदिर बना है कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है? ये नगर या नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एक सब पार्ट है। ठीक है। एंड कलिंग के आसपास के क्षेत्र में, उसके आसपास के रीजन में ही ये आर्किटेक्चर जो है वो आपको ज्यादा देखा जाएगा। तो इसमें इन्होंने पंचरथ का प्रयोग किया है। पंचरथ अर्थात 5 चैरियट्स। ओके। और 2 अनुरथ है। अनुरथ का मतलब होता है छोटे रथ। साथ ही में 2 कोणका है और 1 रथ है बड़ा। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि कार्विंग की गई है गज सिम्हा की। गज सिम्हा यानी कि एलिफेंट लायंस, जिसमें शरीर तो होता है लायन का, बट जो फेस दिया गया है वो दिया गया है एलिफेंट का। इसी के साथ साथ इसमें झंप सिम्हा भी है। झंप सिम्हा मीन्स जंपिंग लायंस, उछलते हुए लायंस आपको दिखाई देंगे, ये वहां पर कार्व किए गए हैं। मैं आगे आपको ये भी बता दूं कि जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे है। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म से यहाँ पर अर्थ है कि पहले एक ऐसे ऊंचा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया और उसके ऊपर मंदिर के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो बनाए गए। जैसे कि आप टेम्पल आर्किटेक्चर में जानते हो कि ये टेम्पल है, तो इसके आगे और ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है। अलग अलग रूम्स होते हैं, कोई गर्भगृह होता है, ऐसे अलग मंडपम होते हैं। ठीक है। एक एंट्री का एरिया होता है। सो इस पर्टिकुलर टेम्पल में
3 अलग चैम्बर्स बनाए गए हैं जो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलते, बट कलिंग आर्किटेक्चर के इतिहास में पहली बार देखा गया है। जगमोहन, भोग मंडप और नाट्य मंडप पहली बार देखा गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ मिनिएचर श्राइन्स भी है। ठीक है, तीनों तरफ मंदिर के तीनों तरफ मिनिएचर श्राइन्स है, यानी बड़े मंदिर के साथ साथ छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, इसमें से कोई प्रश्न आने की संभावना है वो थोड़ी सी कम है। थोड़ी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बट मैं आपको फिर भी ये बता रही हूँ। तो अक्सर ऐसे कहा जाता है कि चार धाम यात्रा करना एक हिंदू रिलीजियन, एक हिंदू पर्सन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि वो मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूरी है। बट यूजुअली जो लोग मानते हैं चार धाम यात्रा को, वो कंसीडर करते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। अगर इन 4 जगह पर उन्होंने विजिट किया तो वो कहते हैं हमारी चार धाम यात्रा सफल हुई। ठीक है, बट रियलिटी में, असलियत में, एक्चुअली में जो चार धाम यात्रा है उसका अर्थ है भारत के चारों कोनों में एक बार यात्रा करना, और जो 4 मंदिर है चारों कोनों में उनकी यात्रा करना। तो कौन से मंदिर है आइए देखते हैं। नॉर्थ में है बद्रीनाथ, नॉर्थ में है बद्रीनाथ, ईस्ट में है जगन्नाथपुरी, साउथ के रामेश्वरम में है रामनाथ स्वामी टेम्पल, और द्वारकाधीश टेम्पल है गुजरात के द्वारका में। तो ये 4 टेम्पल मिलकर बनते हैं असली चार धाम। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि इन यात्रा को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना चाहिए। इसका ये मीनिंग है कि अगर आप बद्रीनाथ गए हैं तो नेक्स्ट आपको पुरी जाना है, नेक्स्ट रामेश्वरम जाना है, तब हम इसको सफल मानते हैं। अगर आप मान लीजिए द्वारका गए तो द्वारका के बाद बद्रीनाथ जाना है, आप पुरी या फिर रामेश्वरम नहीं जा सकते। जाने को तो कोई कुछ भी कर सकता है, बट ये कहा जाता है कि हम तभी इसे सफल मानते हैं यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की जाए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये भी न्यूज आई थी कि पश्चिम बंगाल में 25 एकड़ एरिया में पूरी जैसा ही जगन्नाथ मंदिर बन रहा है। तो आप देखिए ये मंदिर कितना चर्चा में है। अभी रथ यात्रा आ गई, 2 महीने पहले ही इसकी बाउंड्री वॉल है उसे दोबारा से बनाया गया था, उसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, और अब थोड़े ही दिनों में वेस्ट बंगाल में इसका एक सेम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। So I think this is a very important question from art and culture point of view. Okay. All right. Now we are coming to the very detailed part. एक बहुत important question यहाँ से आने वाला है आपके लिए, और जरूरी ये इसलिए है क्योंकि बहुत यूनिक है, फिर भी बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लॉजिकल टॉपिक। ठीक है, मैं ये भी बता दूं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस इसमें से आ चुके हैं पास्ट में, फ्यूचर में भी आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। मैं इसे थोड़ा इन डेप्थ कवर कर रही हूँ सो दैट आपकी और भी टॉपिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसके थ्रू बन जाएगी। तो न्यूज ये है कि जयपुर का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ से 2 लोगों में एक दुर्लभ प्रकार का ब्लड ग्रुप मिला है। कौन सा ब्लड ग्रुप मिला है? ए एंड। ठीक है, और ये ब्लड ग्रुप अब तक भारत में, पूरे भारत में सिर्फ 8 लोगों में ही मिला है। ये ब्लड ग्रुप पूरे भारत में सिर्फ 8 लोगों में मिला है। 2 मरीज जो है वो अपना ऑपरेशन करवाने इस हॉस्पिटल में आए थे। जब क्रॉस मैचिंग की गई तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि इनका ब्लड जो है वो ए ग्रुप से ग्रुप का होते हुए भी क्रॉस मैचिंग में फेल हो रहा है। तो पता किया गया, एक सैंपल भेजा गया सूरत के एक बहुत ही प्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट के पास, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये है ए एंड ब्लड ग्रुप।
फिर उन्होंने ये बताया कि पूरे भारत में अब तक सिर्फ 6 व्यक्ति थे जिनके पास ये ब्लड ग्रुप था, और अब क्योंकि राजस्थान में 2 महीने के अंदर 2 पेशेंट्स और मिले हैं, तो इसका ये मतलब है कि अब पूरे भारत में 8 व्यक्ति आइडेंटिफाइड है। इसका ये मतलब नहीं है कि केवल 8 व्यक्ति है जिनके पास ये ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 8 व्यक्ति आइडेंटिफाइड हुए हैं, उनकी पहचान हुई है। हो सकता है कि आपको अभी अपना ब्लड ग्रुप ही ना पता हो, ठीक है। काफी सारे लोगों को अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता होता क्योंकि उन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी टेस्ट करवाने की। ऑलराइट, तो हम थोड़ा ब्लड ग्रुप्स को समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले तो किसने डिस्कवर किया, ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है। कार्ल लैंडस्टेनर थे जिन्होंने 1901 में डिस्कवर किया कि कुछ सिस्टम है जिन्हें इन्होंने कहा गया कि ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है। कब डिस्कवर हुआ? 1901 में। ऑब्जर्व करिए कि ये बहुत रिसेंट है, मैं इसको नहीं कहूंगी कि बहुत पहले हो गया था, 1901 में ही डिस्कवर हुआ। और फिर 1930 में इन्हें मिला नोबेल प्राइज इस डिस्कवरी के लिए। नोबेल प्राइज तो बनता ही है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा आइडेंटिफिकेशन किया, इतनी बड़ी डिस्कवरी की जिससे आज लाखों लोगों की जान बच जाती है, ठीक है। अब इन्होंने जो है वो 2 ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए, इन्होंने एबीओ ग्रुप भी बताया, इन्होंने आरएच फैक्टर के बारे में भी बताया, जिन्हें हम आज स्टडी करेंगे। अब क्या यही ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, इनके अलावा और नहीं होते? तो और बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। दिस इज जस्ट अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं जैसे लुइस ब्लड ग्रुप, एमएनएस, बॉम्बे, डफी, लुथरगन, डिएगो। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। हम नर्सिंग की एग्जाम नहीं दे रहे, हम नीट की या मेडिकल की भी एग्जाम नहीं दे रहे, तो हमें इनको डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग उन्हें स्टडी करना है, ठीक है। अब मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊं उससे पहले मैं ब्रीफ में आपको 2 बातें बताना चाहती हूँ। एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। अब ये क्या है, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। एंटीजन ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में होते हैं जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल शब्द अगर कठिन है तो सिर्फ इतना समझिए, जो रिएक्शन करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस है। एंटीबॉडी कौन है? एंटीबॉडी ऐसे सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी में जो एंटीजन्स से फाइट करते हैं। क्या करते हैं? एंटीबॉडी फाइट करते हैं। किससे करते हैं? एंटीजन से करते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, कुछ हमारी बॉडी में पहले से होते हैं, ठीक है। उन्हें बॉडी हमारी जो है वो पहचानती है क्योंकि वो उसकी खुद की है, अपनी है, ठीक है। अपने तो अपने होते हैं, फिर चाहे वो एंटीजन हो या एंटीबॉडी हो, सही बात है। तो कुछ एंटीजन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पहले से मौजूद है, जिन्हें हमारी बॉडी अपना मानती है। कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो बाहर के होते हैं, जिन्हें बॉडी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। जैसे कि पॉल्यूटेंट्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, पॉलन्स हो गए, ऐसी चीजें जिनसे हमें एलर्जी होती है, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है? एंटीजन है। कोई भी ऐसी बॉडी जो फॉरेन है, जो हमारी बॉडी की नहीं है, बाहरी है, वो हमारी बॉडी क्या मानेगी? उसको एंटीजन मानेगी। और अगर हम उसके संपर्क में आए तो क्या करेगी? फाइट करने को तैयार है भाई। एंटीबॉडी तो बैठे ही है कि आओ मैं लड़ाई करूं, ठीक है। सो दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। ओ गेट रेडी टू फाइट, दैट रिमाइंड्स मी, ठीक है। कुछ उसी तरीके का म्यूजिक चलने लगता है बॉडी के अंदर। सो दिस इज व्हाट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी। नाउ मैम, आपने ये सब क्यों समझाया हमें? तो मैं बता देती हूँ क्यों समझाया, थोड़ा हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। देखिए, ये है वो चीज जो मैं आपको बता रही थी, पैथोजन, फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी है, ठीक है, मेरी बॉडी में नहीं है, बाहर से कुछ आया है, एक पैथोजन। पैथोजन कुछ भी हो सकता है ना, एनी फॉरेन
ठीक, जैसे कि वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गई, ऑल दीज आर पैथोजेंस। ठीक है, अब इस पैथोजन पे आप देखिए दो तरीके की एंटीबॉडी एंटीजेंस है, एक स्क्वायर शेप्ड है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये जो एंटीबॉडीज होती है इस पे होती है बाइंडिंग साइट, ये दिख रही है आपको, ये ट्रायंगल जैसी ये है इसकी बाइंडिंग साइट। ठीक है, और ये एंटीजन है, ये क्या है, रिसेप्टर है इसका, ये इसका रिसेप्टर है। तो रिएक्शन तभी होगा, एंटीबॉडी इस एंटीजन से तब ही फाइट करेगी कि अगर इसका रिसेप्टर और इसका बाइंडिंग एरिया दोनों सेम। ठीक है, तभी फाइट पॉसिबल होगी। भैया आप देखिए ना, ओलंपिक्स में क्या रेसलिंग किसी से भी हो जाती है, कैटेगरीज होती है ना, वेट कैटेगरीज, कि इससे इस कैटेगरी का पर्सन ही फाइट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि एंटीबॉडी किसी कौन से एंटीजन से फाइट करेगा, जिसके साथ वो बाइंड कर सकता है। अगर ये बाइंडिंग हो गई, ये ट्रायंगल वाला बाइंडिंग इसके साथ हो गया, तो क्या होगा, रिएक्शन, दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्यों समझा रही हूं मैं, हम आगे देखते हैं। अब इस चीज को थोड़ा समझिए, थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू मैं सेम चीज बता रही हूँ कि अगर ये एंटीजन से एंटीबॉडी मैच होता है तो ही रिएक्शन होगा, मैच नहीं होता। देखिए यहाँ ये बाइंड कैसे करेगा, ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये सर्कल है और इधर ट्राइंगल है। क्या यहाँ पे आपको कोई भी दिख रहा है एंटीजन, कोई रिसेप्टर दिख रहा है जो बाइंड हो सके, नहीं दिख रहा। तो इनके बीच में रिएक्शन जो है वो नहीं होने वाला। क्लियर, अब समझिए आगे कि एक्चुअल जो असलियत में बात है वो क्या है। तो इतनी सी बात है कि ये है एक आरबीसी। ठीक है, लाल रक्त कणिका। आई होप आई एम राइट, मुझे बहुत अच्छी हिंदी तो नहीं आती, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश आप भी करिए अपनी मैम के लिए। ठीक है, तो ये है आरबीसी, कहां पर होती है, ये जो एंटीजेंस होते हैं कहाँ है, आरबीसी के अंदर होती है, नहीं, आरबीसी के सरफेस पे होती है। कहां पर, इसके सरफेस पर। एंटीजेंस कहाँ मिलेंगे, मेरे साथ साथ बोलिए, एंटीजेंस कहाँ मिलेंगे, आरबीसी के सरफेस पे होते हैं। ठीक है, तो अब मिस्टर लैंगस्टेनर का ये कहना था, उन्होंने कहा कि सभी की बॉडी में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दो तरीके के एंटीजेंस होते हैं आरबीसीज में, एक होता है एंटीजन बी और दूसरे का नाम उन्होंने दे दिया एंटीजन बी। आई थैंक हिम फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने सिंपल नाम रखे ए एंड बी, अदरवाइज सोचिए कि हमें कौन सा टिपिकल नाम याद करना पड़ता। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल मेथड यूज किया, एंटीजन ए नाम दे दिया, एंटीजन बी नाम दे दिया। ठीक है, इसी के बेसिस पे उन्होंने एक लॉ बनाया। ठीक है, उस लॉ पे भी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी। लेंस्टीनर ने ये भी ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एंटीजन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी भी होती है। अब एंटीबॉडी को भी क्या नाम दे दो, नाम दे दिया एंटीबॉडी ए और बी, इसके और भी नाम है, इसे हम कहते हैं अल्फा एंटीबॉडी और इसे हम कह सकते हैं बीटा एंटीबॉडी। ठीक है, इतना आप समझ गए। एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती है शरीर में, एंटीबॉडीज होती है सीरम में। मैं बता रही हूँ आपको सीरम क्या है, तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है सीरम में। ठीक है, चलिए क्विकली इसको रिपीट करते हैं। लेंस्टीनर ने क्या कहा, लेंस्टीनर ने कहा कि दो तरीके के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी की सतह पे, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज भी होती है, कौन सी होती है, ए एंड, कहां पर होती है, सीरम में होती है। अब बताइए मैम सीरम क्या है, कभी चोट लगी है आपने से किसी को, चोट लगते ही क्या होता है, मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, थोड़ी देर खून बहा, यहाँ से छोटी सी चोट है, मैं बड़ी की बात नहीं कर रही, तो यहाँ पर थोड़ी देर में आप देखते हैं ऐसे ब्लड का थक्का सा जम जाता है, एक क्लॉट जैसा आपको दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे
रुक जाता है खून बहना और खून इकट्ठा हो जाता है, क्लॉट होता है। इस क्लॉट में से यहाँ से कुछ हल्का पीला, या मैं कहूंगी पीला तो नहीं, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा, इसको हम इन जनरल बोलते हैं स्ट्रॉ कलर्ड, ऐसा एक लिक्विड निकलता है। वो लिक्विड है आपका सीरम। क्या है? सीरम। ठीक है। इस सीरम में क्या प्रेजेंट होता है? इस सीरम में एंटीबॉडीज होते हैं। क्लियर? अब लैंडस्टीनर लॉ क्या बोलता है? लैंडस्टीनर लॉ ये बोलता है कि अगर किसी भी बॉडी में एंटीजन है, मान लीजिए एंटीजन ए है, तो उस बॉडी में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं हो सकता। क्या बोला? कि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता, यहाँ पर नॉट पॉसिबल। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन ए भी नहीं है और एंटीजन बी भी नहीं है, तो उनका कहना है कि एंटीबॉडी दोनों होगी, ए भी होगी और बी भी होगी। अब ये जो सेकंड बात उन्होंने कही है ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, कुछ केसेस में होता है, कुछ में एप्लीकेबल नहीं होता। वी विल फाइंड इट आउट। ओके, तो इतनी सी बात उन्होंने कही है। अब इस आधार पे, इस बेसिस पे उन्होंने एक ब्लड ग्रुप सिस्टम बनाया है। ब्लड ग्रुप सिस्टम को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं कि उन्होंने क्या बताया। उन्होंने ये बताया कि एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप बताया जाता है कि टाइप ए है, इसका मतलब क्या है? एंटीजन क्या है? ए है। टाइप बी है, इसका मतलब एंटीजन क्या है? बी। ए बी है, इसका मतलब है कि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। और टाइप ओ का मतलब है कि ए और बी दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एक भी एंटीजन नहीं है उसके पास। अब लेंस्टेनर के लॉ के आधार पे आप मुझे बताइए, ठीक है, मुझे बताइए कि ए में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी? ए। अब अगर दोनों प्रेजेंट है एंटीजन ए बी, तो यहाँ तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं हो सकती, सो नील। अब इसमें तो एंटीजन ही नहीं है, कोई सा भी नहीं है, तो एंटीबॉडी क्या हो गई? ए एंड बी दोनों है। ठीक है, क्लियर? ये अगर आप लोगों ने चार्ट बना दिया, ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है। क्यों क्लियर है? एक बात समझिए। आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन ब्लड दे सकता है, कौन ब्लड रिसीव कर सकता है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, तो ये इसी चार्ट से आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे मैं बताती हूँ। एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में एक बात समझाती हूँ कि ये है एक डोनर और ये है एक रिसीवर। ठीक है, डोनर रिसीवर। डोनर कौन होगा? जो ब्लड देता है, ये क्या करता है? ब्लड दे रहा है किसी को। रिसीवर कौन होगा? जो ब्लड रिसीव कर रहा है, इसको हम रेसिपिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिपिएंट, यानी कि जो रिसीव करने वाला है। ठीक है, अब मेरी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज है ना, एंटीबॉडीज ही तो फाइट करते हैं, वही तो है जो लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो रिसीव कर रहा है ना, जिसको आप ब्लड दे रहे हो, इस तरीके से याद रखिए कि ब्लड आप दे रहे हो जिस इंसान को, उसकी बॉडी तो लड़ाई करेगी ना भाई, उसको कुछ बाहर का मिल रहा है, उसके लिए क्या है? बाहर की कोई चीज है, तो इसका हम क्या कंसीडर करेंगे? वी विल कंसीडर इट्स एंटीबॉडी। कंसीडर का मतलब है कि हम इसके एंटीजन को तो अवॉइड करेंगे, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन सा एंटीजन है, पर मैं देखूंगी उसका एंटीबॉडी क्या है। ठीक है, इसी तरीके से जब डोनर की बात आएगी तो मैं देखूंगी उसका एंटीजन क्या है। क्यों?
क्योंकि एक एंटीबॉडी किससे फाइट करेगा? एंटीजन से, है ना? जो उसके लिए फॉरेन बॉडी है, जो उसका अपना नहीं है, उसी से तो फाइट करेगा भाई। एंटीबॉडी एंटीबॉडी से क्यों फाइट करेगा? उसके लिए तो वो सेम हो गया, भाई भाई हो गए दोनों। ठीक है, तो इस बात को आपने ऐसे समझ लिया है कि डोनर का क्या देखेंगे हम? डोनर का एंटीजन देखेंगे और रिसीवर का क्या देखेंगे? एंटीबॉडी देखेंगे। ठीक है, इसके आधार पे हम एक चार्ट बनाएंगे, आप भी बना सकते हैं। टाइप लिखिए, ए बी, ए बी एंड ओ, 4 टाइप है, क्लासीफाई किए थे हमने। इन 4 टाइप के आधार पे मुझे ये बताइए कि इनमें कौन सी तो एंटीबॉडी होगी। तो ए है एंटीजन, तो एंटीबॉडी क्या है? बी। बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या हो गई? ए। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, एंटीजन ए भी है और बी भी है। तो अगर मैंने एंटीबॉडी ए ली तो वो ए से फाइट कर लेगी, मैंने बी लिया तो बी से फाइट किया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? ठीक है, तो ऐसे केस में एंटीबॉडी को ही हटा दो, ना होगी एंटीबॉडी, ना होगी लड़ाई। ठीक है, सो एंटीबॉडी एक भी नहीं होती। ओ में कोई एंटीजन नहीं है, ओ नाम ही क्यों दिया? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी। क्लियर? इससे क्या पता चला बताइए? इससे ये पता चला कि कौन किस किस को ब्लड दे सकता है। अब देखिए, ए वाला ब्लड ग्रुप, पहले हम ए से कंपेयर करते हैं। क्या ए को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि ए के पास एंटीबॉडी बी है, सामने वाले की भी एंटीबॉडी बी है, दोनों भाई भाई है, तो लड़ाई नहीं करेंगे, तो ए को देगा। क्या वो बी को दे सकता है? इसमें एंटीबॉडी क्या है? ए और ए है, एंटीजन भी ए है, एंटीबॉडी भी ए, तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हेन आई टॉक अबाउट ए बी, अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, है ना? इसको कैसे देगा? सॉरी, ए बी को ब्लड दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं है तो कोई फाइटिंग नहीं होगी, तो ए बी को ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, क्या वो ओ को दे सकता है? तो ओ में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है जो रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ओ को नहीं देगा। इसी तरीके से जब आप इस चार्ट को स्टडी करके कंप्लीट करेंगे तो बी किसको दे सकता है? बी को देगा और ए बी को देगा। ए बी किसको देगा? ना वो बी को दे सकता है, ना ए को दे सकता है, ना इसको दे सकता है ओ को, तो वो केवल ए बी को देगा। और ओ किसको दे सकता है? ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। राइट? इस आधार पे हमें ये बात पता चली कि ये जो ए बी है ये बहुत ही लकी इंसान है। क्यों लकी है? क्योंकि ये है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है ये है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये किसी से भी खून ले सकता है। ठीक है, ले तो किसी से भी सकता है पर देगा सिर्फ अपने वालों को ही। जब लेने की बात आएगी तो कोई भी कैटेगरी का ब्लड चलेगा, पर जब देने की बात आएगी तो ये सिर्फ ए बी को ब्लड देगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ओ बन जाता है यूनिवर्सल डोनर। भाई कहने को तो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, इनका दिया हुआ खून, इनके रक्त की एक एक बूंद वैल्यूएबल है, क्योंकि ये अपने खून से किसी को भी बचा सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल क्लियर। इस आधार पे आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अभी आ रहे हैं, बट मैं थोड़ा आगे आपको कुछ और भी समझाना चाहती हूँ। ठीक है, हमने बात की थी कुछ रिएक्शंस वाली, अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा ये समझाना चाह रही थी आपको कि रिएक्शंस क्या होते हैं। मैंने लड़ाई लड़ाई तो बोल दिया आपको समझाने के लिए, सो दैट आप याद रखोगे इस बात को। पर अब थोड़ा देखिए, टेक्निकल बातें भी हमें समझनी होगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होता है ये देखिए, ये एंटीजन्स है। ठीक है, ये एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पे, ये आरबीसी है और ये एंटीजन्स है। ठीक है, एंटीजन कौन सा बताया है? बी, यानी कि ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? बी। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज है, ये भी कौन सी है? बी। अब इसका शेप देखिए,
दोनों कंपैटिबल है, राइट। इधर भी ट्राइंगल रिसेप्टर है, वहां ट्राइंगल बाइंडिंग साइट है, तो ये दोनों तो मिल जाएगी, और दोनों मिल गए तो क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, ठीक है। अपोजिंग एंटीबॉडीज है ना, तो क्या होगा, रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। द वर्ड इज एग्लूटिनेशन, ठीक है। क्लम्पिंग होना, खून के थक्के बन जाना, क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। ये शब्द याद नहीं रखना, मैंने इसीलिए बताया क्योंकि एंटीजन को कभी कभी, एंटीजन को मेडिकली एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है, एग्लूटिनोजेंस। और एंटीबॉडीज को कहा जाता है एग्लूटिनिन्स, ठीक है। एंटीबॉडीज को कहा जाता है एग्लूटिनिन्स, क्लियर। अब ये करते क्या है, आप देखिए कि आरबीसी पहले कितने दूर दूर थे, राइट। अब क्योंकि रिएक्शन हुआ तो ये देखिए कैसे पास आ गए, ये क्या हुआ, क्लम्पिंग। अभी तो ये पास है, इसके बाद क्या होगा, ये पूरी तरीके से देखिए डिस्ट्रॉय हो गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए इस बेचारे को, है ना। तो जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी जब टूट टूट जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं हिमोलिसिस। हिमोलिसिस यानी कि शरीर के आरबीसीज जो है वो खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, दी एंड हो गया उनका। तो अगर आरबीसीज का दी एंड हो गया तो उनके साथ साथ हमारा भी क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ चुके हैं। आगे जो मैं आपको समझाना चाहती, ये एक सैंपल है, जो भी फेंट हार्टेड है, जिन्हें ब्लड को देख के चक्कर आता है, तो वो अपनी हिम्मत को थोड़ा सा बढ़ाइए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इट्स वेरी बेसिक, इतनी सी चीजें देखने से अगर आप बेहोश हो रहे हो, तो फिर आप एक बार सोच के देखिए कि ऑफिसर बन के जब आपके सामने कुछ ऐसे केसेस दिखेंगे आपको, तब आप क्या करोगे, है ना। हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर इतनी सी बात पे आप बेहोश होके गिर रहे हो, तो क्या आप उस काबिल हो कि आप अपने ऑफिसर की पोस्ट को जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। मैंने ये क्यों रखा है कि आपको, अभी तक तो मैं डायग्राम्स बता रही थी, बट आपको रियलिटी भी पता होनी चाहिए। देखिए, ये देख रहे हैं आप, दिस इज अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, क्लियर दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। इसको देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने बताया ना, थक्के से ये देखिए ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गए, राइट। सो दिस इज व्हाट इज क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, एग्लूटिनेशन हैज हैपेंड, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन हो गया, इसलिए ऐसा हुआ। तो सोचिए, ये चीज तो बाहर हुई है, बॉडी के स्लाइड पे हुई है, यही चीज बॉडी के अंदर होगी तो ये कितनी खतरनाक है हमारे लिए, ठीक है। इसलिए ब्लड को मैच करना, क्रॉस मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं बताना चाहती हूँ। लेंसटेनर ने ये भी देखा कि कुछ आरएच फैक्टर होता है, एक ब्लड क्लासिफिकेशन का नाम उसने रखा आरएच फैक्टर। किसके ऊपर रखा, उसने ऑब्जर्व किया ये चीज रेसिस मंकी में। क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा, ये अकेले नहीं थे, लैंडस्टीनर के साथ उनका एक साथी भी था, विनर। इन दोनों ने मिलकर आइडेंटिफाई किया सबसे पहले रीसस मंकी में कि एक और एंटीजन प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है। और आरएच फैक्टर में सिर्फ एक और एंटीजन नहीं है, बहुत सारे एंटीजन है, ठीक है। बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट है, बट इंसानों में जो इम्पोर्टेंट है, जिसका कोई रोल है, वो है एंटीजन डी। क्या नाम दिया, एंटीजन डी। देखो आप लोगों का कितना भला सोचा था इस इंसान ने, इन्हें पता था कि आपसे डिफिकल्ट नेम्स जो है वो लर्न नहीं होंगे, तो उन्होंने इतने सिंपल सिंपल नाम दे दिए, एंटीजन ए बी डी। अब तो नहीं बोलोगे ना कि डिफिकल्ट हो रहा है याद रखने में, ठीक है। तो आरएच फैक्टर में से बहुत सारे एंटीजन होते हैं, एक इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, वो है एंटीजन डी, क्लियर। अब ये एंटीजन डी क्या है, जिसमें ये एंटीजन प्रेजेंट है वो है पॉजिटिव, जिसमें प्रेजेंट नहीं है वो है नेगेटिव। पर्सन की पर्सनैलिटी की बात नहीं हो रही है, उसके ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। तो जिसमें भी एंटीजन डी प्रेजेंट है वो हो जाएगा पॉजिटिव, जिसमें एंटीजन डी एब्सेंट है वो हो जाएगा नेगेटिव। भारत की अगर हम बात करें, तो भारत में 85% पॉपुलेशन आरएच पॉजिटिव है,
और 15% पॉपुलेशन RH नेगेटिव है। क्लियर? डेटा समय समय पर चेंज होता रहता है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट डेटा रहेगा, समय समय पे ये चेंज होता है। तो ये मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से डिवीजन है। अब इससे RH से होता क्या है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। एक छोटी सी बात और बता दूं, लैंडस्टीनर ने ये भी कहा था कि एंटीजन डी के सामने कोई एंटीबॉडी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। ठीक है, इनेटली कोई एंटीबॉडी नहीं है एंटीजन डी के सामने। ठीक है, अब बात पे आते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये है RH नेगेटिव व्यक्ति, यहाँ पे है RH पॉजिटिव व्यक्ति। ठीक है, अब इन्हें जो है चाहिए था खून, तो इन्होंने दे दिया इनको खून। क्या दे दिया? खून। ठीक है, ब्लड की जरूरत थी, एक्सीडेंट हुआ था, इनका था नेगेटिव पर उन्होंने उन्हें दे दिया खून। अब क्या होगा समझते हैं। इनकी बॉडी में एंटीजन है क्या, बताओ? एंटीजन तो है नहीं भाई इनकी बॉडी में, है ना? और वैसे भी एंटीजन डी का तो कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं, तो एंटीबॉडी भी नहीं है इनके पास। इनके पास है क्या एंटीजन? एंटीजन डी है ना इनके पास, है। यहाँ भी मैं बता देती हूँ कि मैं दूसरों की नहीं बात कर रही, मैं सिर्फ एंटीजन डी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एंटीजन डी नहीं है, उधर एंटीजन डी है। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने ब्लड दिया नेगेटिव वाले को, क्या हुआ? इसकी बॉडी ने देखा कि मेरे पास तो एंटीजन आ रहा है। क्या आ रहा है? एंटीजन आ रहा है। अब इसमें तो एंटीबॉडी है नहीं, तो बॉडी ने कहा कि नहीं यार, फॉरेन बॉडी आ रही है तो मुझे कुछ तो करना होगा। तो बॉडी ने क्या किया, धीरे धीरे एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। क्या किया? एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। कितने समय में किया? 1 मंथ लग गया बॉडी को, भाई धीरे धीरे काम कर रही है तो 1 मंथ लग गया। उन्होंने देखा एंटीजन आ रहा है मेरी तरफ, तो बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया? एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। क्लियर? अब 1 मंथ बाद जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गए तो दोनों में फाइटिंग होने लग गई। एंटीबॉडी ने कहा कि तुम मेरे एरिया में घुस रहे हो, जाओ यहाँ से। एंटीजन को भगाने की कोशिश की, दोनों में हो गया रिएक्शन। रिएक्शन की वजह से क्या हुआ? एग्लूटिनेशन। ठीक है, पर ये प्रोसेस काफी स्लो था, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा तो सिम्टम्स देखने को नहीं मिले। ठीक है, बट फिर भी कुछ थोड़ा बॉडी ने रियलाइज किया। अब इस बॉडी में क्या हो गया, एंटीबॉडीज तो बन चुकी है ना? बन गई है एंटीबॉडीज। तो अब जब इन्होंने, भाई साहब ने दोबारा ब्लड दिया सेकेंड टाइम, ठीक है भाई, इन भैया ने कहा कि मैं एक और बार ब्लड दे देता हूँ अगर इनको जरूरत है तो। अब ये इन्हें क्या पता था, ये तो बेचारे डोनेट ही कर रहे थे, ये क्या जाने कि मैं उसको बचा रहा हूँ या उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन्होंने दोबारा ब्लड दे दिया। अब क्या हुआ सुनो, पहले तो एंटीबॉडी नहीं थी, अब यहां से तो आया एंटीजन, है ना? और इनके पास तो एंटीबॉडी बन चुकी थी शरीर में। ठीक है, यहाँ एंटीबॉडी बन गई। अब ये एंटीजन आया, एंटीबॉडी बन गई, दोनों के बीच में क्या हो गई? लड़ाई हो गई ना? अब ये दूसरी बार जो हुई ये माइल्ड नहीं रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी फेटल, इंसान की जान जा सकती है। कंसेप्ट इतना सा समझना था कि मैम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे समझ में क्यों इंपॉर्टेंट है। अब क्यों तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझते हैं इसको। सपोज फादर मदर दो है, ठीक है, एक फादर है एक मदर है। अब बच्चे इनके कंसीव हो रहे हैं, फादर जो थे वो थे RH नेगेटिव, मदर भी थी RH नेगेटिव। फादर है पॉजिटिव, मदर है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इमेजिन करो कि मदर तो है पॉजिटिव, ठीक है, बट क्योंकि फादर पॉजिटिव है तो देर इज 50% चांस कि जो बच्चा होगा वो भी नेगेटिव हो सकता है। 50% चांस है कि बच्चा पॉजिटिव होगा। हमें पहले से तो ये बात पता नहीं है। तो जब ऐसे कपल्स में, ऐसे जोड़ों में
जब पहली बार बच्चा पैदा होता है, जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, तो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनी थी, बट क्योंकि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो धीरे सॉरी बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है अगर वो ऐसे केस में पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और मदर क्या करेगी, मदर की बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करने लग जाएगी बॉडी में। तो पहले बच्चे के टाइम पे तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने वाले, बट ऐसे समय में जब दूसरा बच्चा होता है, जब आप दूसरी बार कंसीव करते हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई है, तो वो दोनों फाइट करने लगते हैं और ऐसे में बच्चा और माँ दोनों की जान को खतरा होता है। आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी यंग एस्पिरेंट्स हो, ठीक है, तो पहले के जमाने में तो क्या मिलाए जाते थे, गुण मिलाए जाते थे कि 36 के 36 गुण मिल रहे, शादी करवा लो। मैं कहती हूँ कि आज के दिन में आप ये मिलाइए, अपने RH फैक्टर को मिलाइए, दिस कंपैटिबिलिटी इज फार मोर इम्पोर्टेंट, ओके। एंड ऐसा नहीं है कि ठीक है ना, दोनों का तो मैच नहीं हो रहा, देयर इज अ रिस्क, देन यू आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड फॉर द मैरिज, डोंट थिंक लाइक दैट। आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, आजकल इलाज पॉसिबल है अगर सही टाइम पे पकड़ी जाती है कंडीशन, तो आप पहले ही डॉक्टर को अगर कंसल्ट करते हैं तो बचने की संभावना है, ठीक है। इतना समझ आ गया है सभी को क्लियरली, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। RS प्री 2013 का ये क्वेश्चन है, सॉल्व एंड क्विकली कमेंट। कम ऑन, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसलेट कर देती हूँ। पूछा गया है कि एक व्यक्ति है जिनका ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप है, सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। अब उन्होंने रिलेटिव्स को कहा है ब्लड डोनेट करने के लिए। खैर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अदरवाइज ऐसे समय पे तो रिलेटिव्स कम ही काम आते हैं। सो एनीवेज, क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से किसका ब्लड जो है एक्सेप्ट करेंगे डॉक्टर, ठीक है। तो वाइफ का ब्लड ग्रुप ओ है, ब्रदर का AB है, बेटे का A है, डॉटर का O है, तो आप बताइए इसमें से कौन डोनेट कर सकता है ब्लड। जल्दी सोच कर बताइए। एक्चुअली वेट वेट, कौन डोनेट कर नहीं सकता, कौन डोनेट नहीं कर सकता, मुझे ये बताइए, ठीक है। आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन, कौन डोनेट नहीं कर सकता, क्विकली कमेंट। जिन्हें नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं कमेंट में, इट्स ओके टू आस्क, आई एम रेडी टू रिपीट इट एज मेनी एज टाइम्स यू वांट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, RS प्री 2013 का प्रश्न है, सेम ईयर का नहीं है, आप सब जानते हैं, एक बार 2013 में परीक्षा हुई थी, फिर उसे कैंसिल कर दिया गया था और 2015 में वापस से एग्जाम ली गई थी, तो ये उसका क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है और ब्लड को चेक करने का समय नहीं है, तो इनमें से कौन सा ब्लड हम दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपने समझ लिया है टॉपिक, आप इसको स्कोर कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है, RS फाउंडेशन का बैच जो है वो सिद्धार्थ एडटेक की चैनल पर लॉन्च हो चुका है और ये अवेलेबल है केवल मात्र 10,000 रुपए में। क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही रहेगी। आप एक बार सोच के देखिए कि 10,000 रुपए में आप इतने अच्छे टीचर्स से पढ़ रहे हैं, आप टीम से भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, प्रभात सर इकोनॉमी की क्लासेस ले रहे हैं, मैं करंट अफेयर्स और भी सब्जेक्ट्स लूंगी जल्द ही, मैथ राज सर ले रहे हैं, चंदू सर के गाइडेंस में एंशियंट हिस्ट्री हो चुकी है और हिस्ट्री आगे चलने वाली है, लॉ की भी क्लासेस शुरू हो चुकी है। इस बैच में जो है वो 14 महीने का तो बैच रहेगा, आपको मिल रहा है अनलिमिटेड वॉच आवर्स, ठीक है। आप एग्जाम तक जितनी बार चाहे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आपको जितनी बार देखना है आप कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग पे भी ध्यान रखा जाएगा, कोर्स पेपर पे ध्यान रखा जाएगा और सबसे बड़ी बात,
PYQs क्लास के अंदर ही डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है, अलग से आपको कुछ अटेंड नहीं करना है, PYQs भी साथ में डिस्कस होंगे, तो आप टॉपिक समझोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है मुझे क्या सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास आज यहीं पे एंड हो रही है। अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए। अगर आप कंटेंट से सेटिस्फाइड है, आपको समझ में आ रहा है, अपने सजेशंस आप जरूर डालिए। आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी कमेंट्स आए हमने उनका रिप्लाई भी किया है और कोशिश की है कि अगर कोई सजेशन है तो हम उन्हें अप्लाई कर सके। और आज की हिंदी कैसी रही है उसके बारे में जरूर से बताइएगा, ठीक है। नमस्कार।